हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी सेकंड पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने बॉटनी फर्स्ट पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, साथ ही बॉटनी फर्स्ट पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बता दिया है ना। तो फिर आप लोग जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कुछ लोगों का डाउट था कि जो ये क्वेश्चन पेपर आप दिखा रहे हो ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है ना, या फिर ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बता रहे हो ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है। तो फिर ये जो है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का परसू यूनिवर्सिटी है ना। छत्तीसगढ़ में जो है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, उसका सिलेबस है। उसके अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, है ना। लेकिन देखिए, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है ना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो, अगर उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज के सिलेबस में ये सारा कुछ टॉपिक है, तो फिर ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, है ना। तो फिर ये सोच के मत चलना कि ये हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं है तो फिर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को सेल थ्योरी पढ़ाऊँगा, जैसे कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सेल थ्योरी है, तो फिर वो किसी अन्य यूनिवर्सिटी के सिलेबस में वो चेंज हो जाएगा क्या? सेल थ्योरी वो दूसरे प्रकार से पढ़ेंगे क्या? ऐसा नहीं है, है ना। तो फिर जो क्वेश्चन पेपर है या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में अगर है, तो फिर वो टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको जो है पढ़ लेना है, ठीक है। और एक डाउट ये था कि सेमेस्टर क्या है और ईयरली एग्ज़ाम क्या है। तो फिर कुछ कॉलेजेस में जो है सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है और कुछ कॉलेजेस या कुछ यूनिवर्सिटी में ईयरली एग्ज़ाम होता है ना। जैसे कि अगर मैं बीएससी की बात करूं तो फिर बीएससी में जो है ईयरली एग्ज़ाम होता है, मतलब साल में जो है हमें एक बार फाइनल एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है ना। लेकिन अगर मैं एमएससी की बात करूं, जैसे कि आप बीएससी के बाद एमएससी करोगे, है ना, तो फिर एमएससी में जो है आपको हर 6 माह के बाद जो है एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है। तो फिर उसे जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम कहते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इस प्रकार से जो है उसमें बटा होता है, ठीक है। तो फिर जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो 6 माह के बाद दिलाया जाता है, और जो ईयरली एग्ज़ाम है उसको जो है केवल एक बार दिलाना पड़ता है साल के लास्ट में, है ना। मतलब फाइनल एग्ज़ाम जिसे हम बोलते हैं। और सेमेस्टर एग्ज़ाम में सभी सेमेस्टर को क्लियर करना अनिवार्य होता है ना। तो फिर चलिए, ये रहा आप लोगों का डाउट जो कि मैंने क्लियर कर दिया। अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है उन क्वेश्चन को भी आपको देखना है, उनको भी पढ़ना है। हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो फिर जो मैंने छोड़ा है उनको भी जो है आप लोगों को देख लेना है ना। तो फिर चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, कोशिका क्या है? कोशिका सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फिर आपको देख लेना है, कोशिका सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड है, टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी, है ना। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की परासंरचना, गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, राइबोसोम, ठीक है। तो फिर इन सभी टॉपिक्स को जो है आप 9th 10th 11th 12th से जो है पढ़ते हुए आ रहे हो। तो फिर इन सभी टॉपिक्स पर जो है आपको संक्षिप्त टिप्पणी वाला 55 नंबर के लिए जो है आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं, गुणसूत्र की आकारिकी तथा परासंरचना का वर्णन कीजिए। जो क्रोमोसोम होते हैं गाइस, जो गुणसूत्र होते हैं उनकी आकारिकी तथा उसकी परासंरचना का वर्णन करना है, ठीक है। फिर है फोर्थ, विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र क्या हैं, इनकी संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। अब एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा गाइस, कि जो फर्स्ट यूनिट है ना, बॉटनी सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट बहुत ही लंबा लंबा है ना। सारा कुछ टॉपिक जो है इन्हीं दोनों क्या बोलते हैं यूनिट में ही दे दिया गया है, ठीक है। तो फिर बहुत सारा क्वेश्चन दे रहे हैं करके ऐसा मत बोलना। ये जो सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, सभी को देख लेना है आप लोगों को। फिर है, विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र क्या है, इनकी संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो फिर स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम मैंने बता दिया है, इसके प्रकार, इसकी संरचना, इनके क्या क्या कार्य होते हैं वो भी मैंने बता दिया है ना। अब इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के जो है आप लोगों को पूछा जा सकता है, जैसे कि विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र है लैम्प ब्रूश, है ना, और है सेक्स क्रोमोसोम। तो फिर इन सभी को जो है अलग अलग से टिप्पणी लिखे करके भी दे सकते हैं, है ना। तो फिर वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि अरे हम लोग तो विशिष्ट प्रकार के क्रोमोसोम में पढ़े थे सेक्स क्रोमोसोम को, लैम्प ब्रूश क्रोमोसोम को, तो फिर हम यहाँ पे कैसे लिखें, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, है ना। अगर विशिष्ट प्रकार के क्रोमोसोम के बजाय आपको लैम्प ब्रश या सेक्स क्रोमोसोम देता है तो भी जो है आपको वही चीज़ लिखना है,
ठीक है। आगे देखते हैं, कोशिका चक्र क्या है, समसूत्री कोशिका विभाजन का सचित्र वर्णन कीजिए। अब ये जो टॉपिक है गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको जो है आपको देख ही लेना है, ठीक है। इस बार नहीं आया था 2023 में, हो सकता है 2024 में आ जाए। आगे देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन को सचित्र समझाइए। तो फिर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों, है ना। सेल साइकिल और समसूत्री, साथ ही अर्धसूत्री विभाजन। तो फिर ये दोनों जो है मेरे अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये दोनों जो है 2023 में नहीं आया था, हो सकता है 2024 में ये आए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के आनुवंशिकी के नियमों का वर्णन कीजिए। अब ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हमने 10th 11th में पढ़ा है ना। तो फिर उसी को बस रिवीजन करना है, थोड़ा सा उसमें कुछ कुछ और ऐड कर देना है, फिर आपका जो है ये बन जाएगा। आगे देखते हैं, गाइस संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्विसंकरण क्या है, अपूर्ण प्रभाविता, सहलग्नता और क्रॉसिंग ओवर। अब इन तीनों चारों टॉपिक्स में से मुझे सहलग्नता और क्रॉसिंग ओवर के मैं बारे में बता दूं, ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो फिर इनको जो है आपको देख लेना है। द्विसंकरण और अपूर्ण प्रभाविता, ये तो जो है आपके मेंडल का जो नियम आप पढ़ोगे उसी में ही आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, है ना। तो फिर ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेना, खास करके सहलग्नता और क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। आगे देखते हैं, गुणसूत्रीय विपथन या विवर्तन क्या है। तो फिर ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोगों को देख लेना है। अब आप लोग कहोगे कि आप तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हो लेकिन सारा क्वेश्चन आप बता रहे हो, है ना। तो फिर ऐसा नहीं है, ये जो यूनिट है गाइस बहुत ही लंबा यूनिट है, और इसमें और भी अन्य बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से केवल मैंने इनको ही छाट करके अलग किया है। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि सहलग्नता और क्रॉसिंग ओवर, है ना, ये जो है आपके बॉटनी में भी है, साथ ही जूलॉजी में भी है। तो फिर आप ऐसे टॉपिक को टारगेट करोगे जो कि दोनों में हो, है ना, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर और सहलग्नता, ये जो है जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों में ही है। तो फिर इनको जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हो सकता है ये बॉटनी में ना आए लेकिन जूलॉजी में आए, अगर जूलॉजी में नहीं आता है तो फिर बॉटनी में आएगा। तो फिर ये जो है आपको थोड़ा सा दिमाग भी जो है लगाना है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, गुणसूत्रीय विपथन, इसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है। चलिए सेकंड यूनिट देख लेते हैं। ये वाला भी यूनिट जो है बहुत ही लंबा है गाइस, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो फिर क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 10th नंबर का, बीडीएनए की आणविक संरचना का वर्णन कीजिए तथा डीएनए के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। अब देखिए गाइस, आप लोग पढ़े हैं वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल, तो फिर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे बीडीएनए दे दिया है, मैंने तो वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल पढ़ा है। तो फिर ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है ना, क्योंकि जो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया था वो बीडीएनए ही है, और जितना भी हम अभी डीएनए के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, वो कौन सा डीएनए है, बीडीएनए ही है। तो फिर कंफ्यूज नहीं होना, वाटसन क्रिक का है या बीडीएनए है, आपको केवल एक ही वाला लिखना है जो आपको पता है, ठीक है। आगे है, डीएनए पुनरावृत्ति से आप क्या समझते हैं, इनकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो फिर ये आप लोगों को देख लेना है। फिर है, अनुवांशिक कूट पर निबंध लिखिए। अनुवांशिक कूट, ये वाला जो टॉपिक है गाइस मुझे बहुत ही कठिन लगा, लेकिन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो फिर ज़रूर इसको देखना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन मेरा कहना ये है क्योंकि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर उनके लिए मेरा कहना है कि आप लोग जो है कठिन क्वेश्चन बिल्कुल भी ना कीजिए, जो सरल सरल टॉपिक्स हैं उनको पढ़िए, है ना। क्योंकि जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करने वाले होते हैं वो सोचते हैं कि बच्चा जो है पास हो जाए, और उसी टाइप का जो है वो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर आपको जो है सरल सरल क्वेश्चन जो है आपको याद कर लेना है, और जो कठिन है उनको छोड़ देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिक यांत्रिकी में प्लाज्मिड की क्रियाविधि समझाइए। अनुवांशिक यांत्रिकी में प्लाज्मिड की क्रियाविधि समझाइए। अगर आप लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़े होंगे तो फिर आप लोग जो है इसको बना लेंगे, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि वेक्टर डीएनए क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसा बनता है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। डीएनए आरडीएनए है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जीन अभिव्यक्ति लैकेपेरॉन, ये सारा कुछ जो है जूलॉजी में भी है ना। अगर बॉटनी में नहीं आता है तो फिर हो सकता है वो जूलॉजी में आए। तो फिर ऐसे टॉपिक जो सिमिलर हैं दोनों में, उन टॉपिक्स को तो जो है आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो फिर ये अनुवांशिक यांत्रिकी में प्लाज्मिड की क्रियाविधि समझाइए, इसको जो है आपको पढ़ ही लेना है। इसी की जगह आपको क्या दे देगा, प्लाज्मिड के बारे में टिप्पणी लिखिए। हो सकता है यहाँ पे अनुवांशिक यांत्रिकी में प्लाज्मिड की क्रियाविधि ना दे करके केवल जो है प्लाज्मिड को ही पूछ दे, है ना। तो फिर वहाँ पर भी जो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका जो आंसर रहेगा सेम वही प्लाज्मिड का भी आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जीन अभिव्यक्ति एवं जीन नियमन क्या है, ठीक है। तो फिर इसको देख लेना है।
आगे है लैकपेरॉन मॉडल का वर्णन कीजिए। तो फिर ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैकपेरॉन मॉडल, और ये भी जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों में ही है, ठीक है। तो फिर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं आगे। 16 नंबर का क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण के विभिन्न चरणों एवं उसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो फिर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी जूलॉजी प्लस बॉटनी में है, इसको अच्छे से देख लेना है ना। जैसे कि प्रोटीन संश्लेषण जो है वो 2 चरणों में कंप्लीट होता है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, है ना। अनुलेखन और अनुवादन। तो फिर इसको जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखे में भी आ जाता है, कई बार अनुलेखन को दे देते हैं और कई बार अनुवादन को। तो फिर ये प्रोटीन संश्लेषण को जो है आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। आगे है म्यूटेशन उत्परिवर्तन पर एक निबंध लिखिए, है ना। तो फिर ये उत्परिवर्तन भी जूलॉजी प्लस बॉटनी में है, इसको अच्छे से देख लेना। साथ ही उत्परिवर्तन के जो प्रकार होते हैं ना, फ्रेम शिफ्ट, म्यूटेशन, ये सारा कुछ जो है कई बार टिप्पणी लिखिए में भी आ जाता है, तो फिर उनको भी देख लेना। जो उत्परिवर्तन के जो प्रकार हैं उनको अच्छे से जो है आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 18 नंबर का क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइबोसोम, प्लाज्मिड, देखिए प्लाज्मिड यहाँ पे आ गया है ना, तो फिर इसका भी आंसर वही होगा जो उस वाले क्वेश्चन का होगा, ठीक है। फिर है टीआरएनए, अनुलेखन और अनुवादन। देखिए अनुलेखन और अनुवादन भी दिया है, ये ट्रांसक्रिप्शन और ये ट्रांसलेशन, ये दोनों जो है प्रोटीन संश्लेषण का ही है। तो फिर ऐसे में सोचने की अरे मैंने तो इसको प्रोटीन संश्लेषण में पढ़ा था, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँ या ना लिखूँ, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको लिख ही देना है, ठीक है। आगे है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब देखिए ये जो है म्यूटेशन का प्रकार है, तो फिर इसको अलग से दे दिया है ना। इसी प्रकार जो म्यूटेशन के अन्य प्रकार हैं उनको भी अलग से दे सकता है ना। तो फिर म्यूटेशन पढ़ ही लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों में ही है। तो फिर चलिए गाइस, आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब चलिए देखते हैं थर्ड यूनिट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यानी कि 19 नंबर का क्वेश्चन, पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, इसका विस्तृत विवरण दीजिए। इसी को दे सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की तकनीक क्या है, ठीक है। या आरडीएनए किस प्रकार से बनाया जाता है, या आरडीएनए क्या है, इसका विस्तृत विवरण दीजिए। इस प्रकार से जो है ये वाला क्वेश्चन बन सकता है ना। तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए एक ही है, और इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर है वेक्टर डीएनए अणु क्या है। अब देखिए वेक्टर क्या है, वेक्टर एक प्रकार का प्लाज्मिड ही है, ठीक है। तो फिर इसको भी देख लेना, वेक्टर डीएनए अणु क्या है, इसकी संरचना, गुणों एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो फिर इसको देख लेंगे। फिर है जीएम प्लांट क्या है। तो फिर मेरे ख्याल से ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देख ही लेना है, ठीक है। फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पीसीआर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये और ये, इन चारों क्वेश्चन को तो जो है आपको छोड़ना ही नहीं है, आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। फिर है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, इनको भी जो है आपको देख लेना है। अब चलिए देखते हैं फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट जो है बहुत ही छोटा यूनिट है, इसमें जो है प्रोटीन के बारे में दिया हुआ है ना, प्रोटीन की संरचना का वर्णन कीजिए। तो फिर ये भी जो है जूलॉजी प्लस बॉटनी में है, तो फिर इसको जो है आपको देख लेना है। साथ ही साथ ये केमिस्ट्री में भी है, तो फिर ऐसे टॉपिक जो तीनों में हो उसको तो जो है आपको छोड़ना ही नहीं है। ये शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है मेरे ख्याल से, या इनऑर्गेनिक में है ना। तो फिर जो है इसको अच्छे से देख लेना है, प्रोटीन की संरचना का वर्णन कीजिए। आगे है कार्बोहाइड्रेट की संरचना एवं वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में है ना। तो फिर इसको भी जो आपको अच्छे से देख लेना है। फिर है लिपिड किसे कहते हैं, संरचना, गुण तथा कार्य का वर्णन कीजिए। तो फिर ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको देख लेना है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा ऑक्सीडेशन को समझाइए, ठीक है। तो फिर इसको भी देख लेना है। 5 यूनिट है एंजाइम किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण एवं नामकरण तथा क्रियाविधि को समझाइए। क्रियाविधि में ही ताला चाबी सिद्धांत आएगा, तो फिर उसको भी देख लेना है आप लोगों को, है ना। कई बार ताला चाबी सिद्धांत क्या है ऐसे दे देते हैं, तो फिर वो भी जो है क्रियाविधि में ही आएगा, ठीक है। तो फिर इसको अच्छे से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंजाइम किसे कहते हैं, इसका क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्रियाविधि। फिर है टिप्पणी लिखिए। एंजाइम संदमन या नियंत्रण किसे कहते हैं, कोएंजाइम और कोफैक्टर। तो फिर ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। एंड थैंक यू।